प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। पाठचर्या के केंद्र में भाषा के अंतर्गत आज जिस पहलू पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है द्वितीय भाषा अर्जन। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ। आइए द्वितीय भाषा अर्जन के सिलसिले में महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षार्थियों, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कोई भी नई भाषा याद करना और फिर उसे धड़ल्ले से बोलना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि कोई नई जबान सीखने का मतलब है हमारे दिमाग को कई तरह से काम करना। उस भाषा के शब्द याद करने होते हैं, कम से कम 10,000 शब्द, और शब्दों के प्रयोग के बाद हम बोलने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमारी अगली जो राह होती है वह व्याकरण की ओर जाती है। कुल मिलाकर एक नई जबान सीखने का मतलब है एक नई संस्कृति से रिश्ता जोड़ना। ये काम कई मोर्चों पर होता है, वरना आप रोबोट की तरह अटक अटक कर कुछ शब्द बोल लेंगे, लेकिन किसी भाषा पर आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। नई भाषा सीखना बहुत मुश्किल दिमागी कसरत है। इसके फायदे भी हैं। कई जबान बोलने वालों की याददाश्त काफी तेज हो जाती है। उनके दिमाग में जानकारी का खजाना भी जमा हो जाता है। इससे भूलने की बीमारी होने की आशंका भी कम हो जाती है। बीबीसी ने इस सिलसिले में एक काम किया। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक एलेन बियालस्टोक ने इस बारे में एक रिसर्च की थी। पता चला कि ज्यादा जबानें बोलने वाले लोगों में बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी 6 से 9 साल देरी से आती देखी गई। वैसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते थे कि नई जबानें सीखना इतना आसान नहीं। इसके लिए किसी इंसान के पास बहुत कम वक्त होता है। बचपन में हम नई बातें, नई चीजें ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये क्षमता कम होती जाती है। दूसरी जबान सीखने की अगली बड़ी जरूरत है कि आप में एक साथ कई किरदार जीने की काबिलियत होनी चाहिए। असल में हर भाषा बोलने का अपना अंदाज होता है, उसका अपना इतिहास होता है, हर जबान से जुड़ी संस्कृति होती है। तो आप कोई खास भाषा बोलते हैं तो उसके तमाम पहलू भी अपना लेते हैं। आइए समझने का प्रयास करें कि द्वितीय भाषा आखिर है क्या चीज। द्वितीय भाषा अर्जन के सिलसिले में त्रिभाषा सूत्र पर एक नजर डालना मुनासिब होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा में त्रिभाषा सूत्र की एक बहुत ही मजबूत उपस्थिति है। सिलसिलेवार ढंग से और शास्त्रीय ढंग से त्रिभाषा सूत्र के बाद द्वितीय भाषा के संदर्भों में अनेक बातें जुड़ गई हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के विकास के प्रश्न पर गहन रूप से विचार किया गया। 1968 की भाषा नीति के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषीय हो या क्षेत्रीय भाषा। द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। तृतीय भाषा क्या होगी? हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो। यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम यानी निर्देश का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरता पूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो और हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो।
कुछ बच्चों के लिए विद्यालय में उनकी शिक्षा का माध्यम उनके द्वारा घर में बोली जाने वाली जबान होती है, तो कुछ बच्चों के लिए इससे भिन्न नई भाषा। उदाहरण के लिए बिहार में रहने वाला बच्चा या बच्ची घर पर भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोज अंगिका बोलता है और स्कूल में उसकी भाषा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होती है। या फिर बंगाल में रहने वाला बच्चा जो घर पर सिलेटी, हिंदी, संथाली या नेपाली या बंगाली यानी बांग्ला बोलता है, स्कूल में कई बार उसका सामना सिलेटी, हिंदी, संथाली या घर बोली जाने वाली बांग्ला से अलग एक बांग्ला से उसका सामना होता है। दोनों ही स्थितियों में बच्चे या बच्ची को प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी भी सीखनी पड़ सकती है। यहाँ हिंदी, बांग्ला अथवा अंग्रेजी और अंग्रेजी बच्चों के लिए द्वितीय भाषाएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय भाषा को सीखना एक व्यापक चुनौती सामने लाता है। वह इस रूप में कि या तो बच्चे अपने घरेलू वातावरण में द्वितीय भाषा से बिल्कुल अछूते रहते हैं या फिर बहुत कम सीमा तक उससे संपर्क हो पाता है। द्वितीय भाषा अर्जन के लक्ष्यों के बारे में हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 कहती है, द्वितीय भाषा की पाठचर्या के दोहरे लक्ष्य हैं वैसी बुनियादी दक्षता प्राप्त करना जैसी प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित की गई हो और साक्षरता द्वारा भाषा का ऐसा विकास कि वह अमूर्त चिंतन और ज्ञान का उपकरण बने। यह संपूर्ण पाठचर्या सामग्री या संबंधी उपागम की बात करता है जो अंग्रेजी और अन्य विषयों तथा अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं की दीवार को तोड़ दे। आरंभिक स्तर पर अंग्रेजी वह भाषा हो सकती है जिसके माध्यम से बच्चों को ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जाएं जिससे दुनिया के बारे में बच्चे बच्ची की जागरूकता बढ़े। बाद के चरणों में सभी अधिगम भाषा के जरिए होते हैं। उच्च स्तर का भाषा कौशल सभी भाषाओं में समान होता है। पढ़ना एक ऐसा कौशल है जो दूसरों को सिखाया जा सकता है। एक भाषा में इसके सुधार का असर अन्य भाषाओं में भी सुधार लाता है। अपनी भाषा में पढ़ने में यदि कोई असफल होता है तो उससे दूसरी भाषा के पठन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रथम और द्वितीय भाषा में अधिगम के दरमियान कौन से भेद हमारे सामने आते हैं, इस पर भी एक नजर डाल लें। अध्यापक अध्यापिका के लिए बच्चे या बच्चियों के लिए द्वितीय भाषा एक चुनौती भरा काम है। प्रथम भाषा सीखने के लिए जो भाषा समृद्ध वातावरण उपलब्ध होता है वह हमेशा द्वितीय भाषा में उपलब्ध नहीं होता है। इस माहौल की मौजूदगी को चुनौती के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। जो पहली भाषा होती है यानी घर की जुबान जो होती है उसमें स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं कि उस भाषा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना बहुत आसान होता है। लेकिन जो दूसरी भाषा होती है उसके लिए उस तरह का माहौल घर में, परिवेश में या आसपास नहीं दिखाई पड़ता है। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की बुनियादी शर्त है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस संदर्भ में हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है, पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थी द्वारा चयनित पाठ और कक्षा पुस्तकालय जिसमें अनेक विधाओं के लिए जगह हो, छपी सामग्री उदाहरण के लिए युवा शिक्षार्थियों के लिए बड़ी पुस्तकें या किताबें, एक से अधिक भाषा में समांतर पुस्तकें और सामग्री, मीडिया सामग्री जैसे पत्रिका, समाचार पत्र के स्तंभ, रेडियो, ऑडियो और प्रामाणिक सामग्री, यानी इन सामग्रियों के साथ हम एक समृद्ध वातावरण का सृजन करने में कामयाब होते हैं, जो कि द्वितीय भाषा अर्जन के लिए जरूरी है कि उस तरह से समृद्ध वातावरण उसके आसपास हो जिस भाषा को सीखना उसका लक्ष्य है, जबकि पहली भाषा तो वह स्वाभाविक रूप से सीख चुका होता है। लिहाजा दूसरी भाषा के लिए उस माहौल की जरूरत होती है जो उसके पास अनुपलब्ध है। जो संस्थान होते हैं भाषा सिखाने के लिए, उन संस्थानों की यह एक समृद्ध वातावरण बनाने की जिम्मेदारी
तय होती है तब जाकर दूसरी भाषा सीखी जाती है। वंचित विद्यार्थियों के लिए भाषा माहौल को समृद्ध बनाने की जरूरत है, जिसके लिए स्कूलों को सामुदायिक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। इस दिशा में कई सफल नवाचार मौजूद हैं, जिनके सामान्यीकरण को खोजने और बढ़ावा देने की जरूरत है। पद्धतियां और दृष्टिकोण विशिष्ट न हो, बल्कि मोटे तौर पर विस्तृत संज्ञानात्मक दर्शन के अनुकूल रहते हुए पारंपरिक रूप में समर्थक हों। एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय भाषा अर्जन की दक्षता का मापन कैसे हो। इसे पुनर्नियोजित करने की जरूरत है। यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा सीखने के चरणों को समझने के लिए और भाषा सीखने के स्तर को जानने के लिए मापन जैसे या परीक्षण जैसे चरणों से गुजरना भी जरूरी है, जिसमें विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है। द्वितीय भाषा के अर्जन के सिलसिले में कुछ और बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे नियमों को याद कर लेना भाषा सीखने की प्रक्रिया का विकल्प नहीं है, जो कि आमतौर पर बच्चे या बच्ची कई बार भाषा का धारा प्रवाह उपयोग में मदद करता है। हालांकि यह भी सही है कि इससे बच्चे द्वारा बोले और लिखे गए भाषा रूप के सही गलत की जांच में सहायता मिल सकती है। अधिगम की भूमिका में मात्र हमारे उच्चारण रूपों में यह प्रक्रिया परिवर्तन करती है, जो कि सिखाने की प्रणाली द्वारा पहले ही सीखे जा चुकी होती है। यह हमारे बोलने या लिखने से पहले या स्वयं संशोधन के बाद हो सकती है। कुछ समय पहले तक यही समझा जाता था कि द्वितीय भाषा अर्जन में प्रथम भाषा व्यवधान पैदा करती है, पर अनुभवों के आधार पर जो हालिया विश्लेषण हुए, उनमें भाषा वैज्ञानिकों ने पाया द्वितीय भाषा में अनुपलब्ध शब्दों के समानार्थी शब्दों को प्रथम भाषा से सीखना, द्वितीय भाषा के शब्दों को अलग तरीके में प्रयोग करना और दो विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों के परंपरा संपर्क से द्वितीय भाषा के परिवेश में बोले जाने वाले नए शब्दों एवं पदों का निर्माण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी की पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में पहली भाषा का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। उदाहरण के लिए लाठी ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए या बाटी ले लीजिए। तो इस बात की एक माहौल की उपस्थिति रहती है कि जो दूसरी भाषा सीखी जा रही है उसमें पहली भाषा के भी कई बार नए शब्द आ जाते हैं, और इस लेन देन से द्वितीय भाषा अर्जन पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे प्रथम भाषा का द्वितीय भाषा में हस्तक्षेप या प्रभाव नहीं कहा जा सकता, बल्कि द्वितीय भाषा की समृद्धि में उठे गए प्रयास के रूप में इसका आकलन करना चाहिए या इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर अपनी समझ साफ कर लेनी चाहिए। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने द्वितीय भाषा अर्जन के सिलसिले में अनेक महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझा। आपने यह समझा कि द्वितीय भाषा क्या है। आपने यह भी समझा कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम कैसे द्वितीय भाषा को समझ सकते हैं। आपने यह भी जाना कि द्वितीय भाषा अर्जन के सिलसिले में किस तरह समस्याएं आती हैं और उनके निराकरण किस तरह से संभव है। उम्मीद है आपकी समझ साफ हो गई होगी। धन्यवाद।